नमस्कार। आज बात करेंगे कि किस तरह से जनता का आक्रोश देश की राजधानी में दिखाई दिया। किस तरह से इस देश के नौजवान बच्चे, 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे इस देश की संसद की ओर सीना तान के बढ़ रहे थे और इस देश की कायर सरकार उनके लिए बंदूकों को तैनात कर रही थी, उन्हें लाठियों से तोड़ रही थी। देश का प्रधानमंत्री कार में बैठकर जल्दी जल्दी संसद से निकल जाता है और पुलिस का एक कमिश्नर ख़ास तौर पर तबादला करके लाया जाता है जिसका दिल्ली का कोई बैकग्राउंड नहीं था, और उस पुलिस कमिश्नर को हटा के जो दिल्ली में डीसीपी से लेकर कमिश्नर तक पहुंचा था, जिसको दिल्ली की बहुत जानकारी थी, उस कमिश्नर को बिठाया जाता है जो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग जगहों पर डेपुटेशन में रहा। और उसके आने के एक हफ्ते के अंदर ही दमन की ये ऐतिहासिक कार्रवाई होती है। आज के वीडियो के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि किस तरह से इस देश का युवा अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए छटपटा रहा है, उसमें नाराज़गी है। और दूसरा हिस्सा है कि इस पूरे आंदोलन की जो लीडरशिप है, क्या वो इस गुस्से को, इस नाराज़गी को दिशा देने में सक्षम है। इसके अलावा हम सरकार के रवैये पे भी बात करेंगे, विपक्ष के रवैये पे भी बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जानकारी कि आज का जो वीडियो है इसको मैं मोनेटाइज नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में विज्ञापन नहीं चलेंगे। विज्ञापन नहीं चलने का कारण ये है कि इसमें ये वीडियो मैंने अलग अलग सोर्सेस से लिए हैं, ये मेरा अपना फुटेज नहीं है। तो जिस सोर्स से वीडियो लिए हैं, अगर वहाँ से किसी तरह का कॉपीराइट स्ट्राइक आया, कुछ आया, तो मैं कम से कम उन लोगों के वीडियो से पैसे कमाना नहीं चाहता हूँ। तो ये सीधा है कि इसको मैं मोनेटाइज नहीं कर रहा हूँ, ताकि कम से कम ये एक तोहमत ना लगे कि उनके मेहनत या उनके काम को अपने चैनल पे दिखा के मैंने उसके ज़रिए कुछ पैसे कमाए। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो QR कोड का ऑप्शन हमेशा रहता है। हालांकि ये शुरू करते ही रुपए पैसे की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ कहने की ज़रूरत थी यहाँ पे, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे ओरिजिनल सोर्स नहीं है। और इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि इन वीडियोज़ में हो सकता है बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ फैला दिए गए हों जो वीडियो किसी और आंदोलन के हों, कुछ फेक वीडियो हों, ताकि बाद में हमारे जैसे लोगों को जो अपने चैनलों पे दिखाते हैं उनको फेक वीडियो दिखाने के नाम पर बदनाम किया जा सके कि देखो इन्होंने फेक दिखाया। तो जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे अलग अलग सोर्सेस से और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे मिला है। आज जो आंदोलन था उसकी तस्वीरें आई, और जो तस्वीरें हवा से ली गई, ड्रोन के ज़रिए, उन तस्वीरों को देखकर मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप लगातार तस्वीरें देख पाएँ। उन तस्वीरों को देखकर साफ दिखाई देता है कि कितनी बड़ी संख्या में नौजवान देश भर से, दिल्ली से, बाहर से आकर खड़े हो गए थे। और इन नौजवानों का जो गुस्सा है ना, उसको आप इस वीडियो से देख सकते हैं। कंप्लीट सिनेमैटिक तस्वीर है। एक भीड़ नौजवानों की दौड़ रही है। अब इन दौड़ते हुए नौजवान को देखकर शायद आपको लगे कि पीछे कोई इनको दौड़ा रहा है। कुछ देर में पता चलेगा कि नहीं, ये एक जुलूस के आगे के लोग हैं जो जल्दी से पहुंच जाना चाहते हैं इससे पहले कि उन्हें रोक लिया जाए, और ये गुस्सा उनका साफ दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो बहुत हृदय विदारक हैं। उनमें से एक तस्वीर है एक लड़की की तस्वीर जो वहाँ बैठी हुई है और वो उसको पीटा गया है। एक छोटी सी मासूम बच्ची, हमारे घर के जैसे बच्चे होते हैं उस तरह की, 17 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे, और वो उसमें दिखाई दे रहे हैं अपनी तकलीफ़ बयान करते हुए। यहाँ पर मैं वीडियो आपको सुनवा दे रहा हूँ।
कैसी पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। आपको लगता है आप हमें रोक लोगे? आपको एक बार भी हमने किया, हाथ उठा सकते हो बस आप। कैसे ड्यूटी आपकी? मैं ये कह रही हूँ, हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मोदी चाहते हैं कि हम चाय बेचें, हम भी चाय वाले बन जाएं। फ्यूचर के लिए लड़ना गलत है, अपने फ्यूचर की लड़ना गलत है। करेंगे ऐसी नौकरी का जब जनता ही नहीं बचेगी। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। किसी नेता अनपढ़ नेता को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, उसको एजुकेशन का ही नहीं आता होगा। हम कल सुसाइड करें, इससे अच्छा आज मार दो हमें, आज मार दो, निकालो गोली और मार दो हमारे। कहाँ है हमारा भारत? क्या कर रहे हैं हमारे भारत के साथ? क्या कर लोगे आप लोग हमारे साथ? जान से मार दोगे ना? मार दो, अभी मार दो। अब बात करने का टाइम नहीं है, अब इस्तीफा दो हमें। एक दिन एक सरकार यहाँ देखने नहीं आई। बच्चों का क्या हाल हो रहा है, उन सर का क्या हाल हो रहा है, उनका इतना वेट कम हो गया, कोई देखने आया? हम पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं ना, ठीक है हम दिखाएंगे, तुम दिखा लो, तुम असली हो तो। कई लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां पुलिस के अधिकारियों से बहस करती नजर आईं कि आप कैसी पुलिस हो, आप कैसे लोग हो, आप ये क्यों कर रहे हो। एक बड़ा हृदय विदारक संवाद जिसमें एक प्रदर्शनकारी पुलिस अधिकारी से कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में मैं आपके घर में जन्म लूं और फिर मैं इसी पेपर लीक व्यवस्था का शिकार बनूं ताकि आपको इसकी गंभीरता समझ में आए। हम भी आपके बच्चे हैं। इस तरह की कहानियाँ, गुस्से में बस में चढ़ाकर ले जाए गए लोग अपनी बात कह रहे हैं, अपना गुस्सा बयान कर रहे हैं, एक सामान्य सा दृश्य नहीं है। बहुत सारी हृदय विदारक तस्वीरें हैं जिनको एक एक करके मैं लगाया जा रहा हूँ, जिसमें पुलिस निर्ममता के साथ ज़मीन पे गिरा गिरा के लोगों को पीट रही है, लोगों को भागने का मौका भी नहीं दे रही है। आपका काम भीड़ को तितर वितर करना है तो आप पीटिए ताकि वो भाग जाएं। कुछ तस्वीरें ऐसी आईं जिसमें पुलिस वालों ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई हुई थी, अपनी नेम प्लेट हटाई हुई थी ताकि वो मारपीट करें तो पता ना चले। एक तस्वीर और भी है जिस तस्वीर में न्यूज़ पिंच के रिपोर्टर पुलिस वालों से कुछ बात कर रहे हैं और वहीं पे बीच पे एक व्यक्ति सिविलियन आके उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं आप कौन हैं? तो ये वापस लौटने के लिए पुलिस वाले इसको इशारा करे, तू जा अभी जा। अब इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति पुलिस के साथ कोऑर्डिनेटेड था। कर रहे हो? तो आप क्यों धकेल रहे हो? मेरा को क्यों धकेल रहे हो? मैं जा रहा हूँ ना, मैं तो आराम से जा रहा हूँ। कौन हो तुम भाई? कौन हो तुम? मैं पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ ना, ये अपना ड्यूटी कर रहे, तुम कौन हो? आप लोग करो सर, आप लोग अपना काम करो। आप लोग को मैं आप लोग से नहीं पूछ रहा हूँ, इधर के लोग हैं। ज़मीनों पे बहुत सारे जूते चप्पल बिखरे हुए कुछ तस्वीरों में हैं, जिससे पता चलता है कि किस बुरी तरह से बच्चों को खदेड़ा गया। पुलिस की तस्वीरें आई हैं जिसमें पुलिस हाथ में पत्थर लेकर फेंक रही है। सबसे ज़्यादा बुरी तस्वीरें इस देश के लोकतंत्र का मंदिर, इस देश की संसद के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ऑटोमेटेड राइफल लेकर छात्रों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अगर यहाँ आए तो हम पीटेंगे, हम उन्हें गोली मारेंगे या उन्हें गोलियों के ज़रिए रोकने की कोशिश करेंगे। संसद भवन के अंदर भी अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल दिखाई दे रहा है, उसको लेकर भी वीडियो आए हैं। इन सारे वीडियोस के बीच में अगर आप ये देखें कि किस तरह से एक पूरा का पूरा अफरा तफरी का माहौल है। विपक्ष के नेता राज्यसभा में इस बात को रखते हैं और उसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। ये सब कुछ कैमरों में कैद हुआ है और कैमरों में दिल्ली पुलिस भी कैद हुई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो वहाँ के इस इलाके के समझ लीजिए डीआईजी लेवल के अधिकारी हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें। पुलिस कह रही है आंदोलन अवैध है। अगर अवैध है तो इतना सीनियर अधिकारी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की ट्विटर पे अपील क्यों कर रहा है?
दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद। यानी एक पूरी तस्वीर जो नज़र आती है वो तस्वीर बेहद बेहद चिंता में डाल देने वाली है। यही गुस्सा छात्रों का नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर के बाहर निकल रहा है। वहाँ पे भी भीड़ पहुँच गई है स्टूडेंट्स की और नारे लगा रही है। ऐसी तस्वीरें आई हैं। बाद में कोई इसको फेक घोषित करे नहीं करे मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास अलग अलग कई सोर्सेज से ये खबर आई कि वहाँ पर ऐसा हुआ है। इसके अलावा भी देश के कोने कोने में कई जगहों से प्रदर्शन की खबरें हैं। यानी आज का दिन जनता के संघर्ष के जज्बे और सरकार के दमन की पराकाष्ठा के तौर पर भारत के इतिहास में याद किया जाएगा। और जब आप बात कर रहे होंगे सरकार के इस रवैये की, छात्रों के ऊपर दमन की, तो आपको पिछले 10-15 साल में इतने बड़े उदाहरण कम ही मिलेंगे। आंदोलन हमने देखे हैं। हमने आपका शाहीन बाग के बाद में भी लोगों की भीड़ सड़कों पर देखी थी, जामिया के बाहर भी प्रदर्शन देखे थे, कैसे प्रदर्शन पे गोली चलाई गई थी सिविलियन के द्वारा, वो भी हमने देखा था। पर ये एक तरह का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, एक ऐसा आंदोलन जिसका नेतृत्व होते हुए भी ये बेहद गंभीर स्थिति में दिखाई दे रहा है, नेतृत्वहीन आंदोलन जैसा लगता है। जब इतने बड़े स्तर पे छात्रों को गिरफ्तार किया गया, ले जाके लोगों को, यहाँ तक कि न्यूज़ पिंच की टीम और जो दूसरे बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस के लोग थे उनको भी पकड़ के, मीडिया हाउसेस मतलब गोदी मीडिया नहीं, ये जो लोग यूट्यूबर हैं जिनको आप देखते हैं, गोदी मीडिया को अब कोई नहीं देखता है, उनको पकड़ के पुलिस की गाड़ियों में रख के ले जाया गया। और कहीं आस-पास नहीं ले जाया गया उनको सीधा ले जाके छत्रसाल स्टेडियम, जो लोग दिल्ली के बारे में जानते हैं, करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके छोड़ दिया गया। कुछ लोगों को बुराड़ी में जाके छोड़ दिया गया। इस तरह से उन्होंने लोगों को दूर छोड़ा ताकि वापस वो ना आ जाए। कुछ लोगों को पहले कहा गया रामलीला मैदान ले जाएंगे, लेकिन रामलीला मैदान उनको नहीं ले जाया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेतृत्व की। इस आंदोलन की लीडरशिप जिन लोगों के हाथ में थी, उन लोगों ने क्या इस आंदोलन को लीड किया? एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और आपके सोनम वांगचुक के अनशन के बाद ही इतना मोमेंटम हुआ, लोग इकट्ठे हुए। कई लोग दरअसल सोनम वांगचुक को फुनसुक वांगडू समझते हैं, 3 इडियट वाला। मिलती जुलती थीम जरूर है, लेकिन सोनम वांगचुक के पास में वो फुनसुक वांगडू जैसे अंधाधुंध पेटेंट नहीं है, वो जमींदार के लड़के के लिए पढ़ने वाला गरीब आदमी का बेटा नहीं है। उसकी बिल्कुल जीवन अलग है, इनका जीवन अलग है, पेटेंट उसके पास भी है, लेकिन वो एक तरह की आदर्श शिक्षा व्यवस्था की दिशा देने वाला जो फुनसुक वांगडू था, उससे सोनम वांगचुक का एकदम जीवन परिचय अलग है। तो बहुत सारे नौजवान उस 3 इडियट फिल्म के कारण वही सेम आदमी समझ के भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन दोनों स्थितियों में जिस आदमी के पास वो आए हैं वो भी कोई बुरा आदमी नहीं रहा है, उसका भी अपना एक अच्छा रिकॉर्ड है। पर जो भूमिका इस आंदोलन में उनकी रही है वो अपने आप में चिंतित कर देने वाली है। और उससे लगता है कि ये इतना बड़ा आंदोलन जो युवाओं का है, इस आंदोलन को लीड करने की दिशा में वो शायद सक्षम मुझे नहीं लगते हैं। हो सकता है बहुत सक्षम। क्यों? आपने अनशन किया, अनशन करने के बाद एक मोमेंटम मिला,
बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन में आ गए, हम आप ही की सफलता मानते हैं। पर इतने दिन के अनशन में, इतने दिन के आंदोलन में आप किसे मानते हैं कि वो जिम्मेदार है इस पूरी के पूरे परीक्षा लीक से लेके सारी चीज़ों के लिए? धर्मेंद्र प्रधान का नाम आप लेते रहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान मतलब एक ऐसी कमज़ोर कड़ी जिसको कभी भी मोदी जी उड़ा देंगे और कहेंगे कि देखो जी अब ठीक है, आप कहोगे हाँ ठीक है। आप ये नहीं कह पाओगे कल से ये तो आपने धर्मेंद्र प्रधान को तो हटा दिया, तो कल से फिर नकल होगी, उसके लिए क्या कर रहे हो? तो वो कहेंगे आप तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे ना। और अब जब ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है तब अस्पताल से सोनम वांगचुक एक बयान जारी करते हैं। उस बयान में धर्मेंद्र प्रधान को भी ऐसा लगता है माफ़ी दे दी गई है, मांग ही बदल जाती है और वो कहते हैं मैं अनशन जारी रखूंगा लेकिन मेरी मांगें बदल गई हैं। कहते नहीं हैं लेकिन जो मांगें लिखते हैं वो बदली हुई मांगें। उन्होंने एक हाथ से लिख के हैंडराइटिंग में एक बयान जारी किया है और उस बयान में कहा गया है पहली बात कि सांसदों से संसद भवन में नौजवानों को मिलने दिया जाए। तो ये तो इस प्रदर्शन के दौरान जो है उम्मीद की नहीं जाती थी, तो इस मांग को करने का मतलब नहीं। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि सारे नेता आके मुझसे मिले अलग अलग पार्टियों के तो मैं अनशन समाप्त कर दूंगा। आपसे मिलने पे अनशन समाप्त क्यों होना चाहिए? बात यह है कि अगर मिले मुझसे तो सरकार क्यों ना मिले? भाई हमने तो जिंदगी भर से आंदोलन देखे हैं, काफ़ी बार आंदोलन किए भी हैं। छोटे से छोटे रेहड़ी पटरी वाले भी अगर धरने पर बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करने जाते हैं, वहीं ज़मीन पे बैठ जाते हैं, नारे लगाते हैं, कहते हैं भैया यहाँ पे आके ज्ञापन लो, कलेक्टर को बोलो बाहर आके ज्ञापन ले, हम केबिन में आके ज्ञापन नहीं देंगे। और ये सरकार से बोल ही नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं विपक्षी नेता राहुल गांधी आके मुझसे मिले अस्पताल में, मैं अनशन वापस ले लूंगा। पूरा अजीब सा। मैं आपको बताऊं कि कल मैंने वीडियो जो बनाया था उसको वीडियो को मैंने इसलिए ड्रॉप कर दिया, बहुत तेज बदलाव हुए, इसलिए आपको सुबह 11 बजे गिरिजेश वशिष्ठ पर वीडियो नहीं मिला होगा, इस विषय पे कोई वीडियो ही नहीं मिला होगा। मैंने बहुत रिसर्च की और मुझे एक भी बयान नहीं मिला सोनम वांगचुक का जिसमें उन्होंने मोदी की आलोचना की हो। इस पूरी नीति का शिल्पकार अगर कोई व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने ही एक देश एक परीक्षा का कंसेप्ट लाया, उन्होंने ही एनटीए बनाया, उन्होंने ही ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम बनाया जिसके तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बढ़िया फसल काट रही हैं। इस देश की 3% 5% आबादी के पास भर भर के शिक्षा की सुविधा है, 95% लोगों के लिए एडमिशन का भी झंझट है। आपके पास अगर बहुत पैसा है तो आप आराम से किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ा सकते हैं। आपके पास पैसा है आप विदेश में पढ़ा सकते हैं। पैसे की जिसके पास पैसे की भरमार है इस देश में, इस देश की शिक्षा व्यवस्था में उसके लिए कोई कमी नहीं है। एक ज़माना था आप अरबपति के बच्चे हों, मेडिकल की पढ़ाई पढ़नी है तो पीईटी देना पड़ेगा। अब कोई बात नहीं, तुम प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लो, गरीब आदमी देगा अपना एंट्रेंस एग्जाम। सारा सीन बदला तो कैसे बदला? एक पॉलिसी से बदला। एक देश एक परीक्षा की पॉलिसी आई। उस एक देश एक परीक्षा का परिणाम हमेशा लेट आता है जब तक कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की सीटें ना भर जाएं। सरकार डिजिटल शिक्षा की बात कर रही है। एक पूरा का पूरा जो आज युवा के सामने अंधकार की स्थिति है, उस अंधकार की स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? सरकार। तो पूरे आंदोलन में सोनम वांगचुक क्या एक बार भी नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं करेंगे, आंदोलन का जिक्र नहीं करेंगे? एक बार केवल इस आंदोलन में अभिजीत दिपके ने कल जब सोनम वांगचुक जेल चले गए, एक दिन बाद प्रदर्शन हो रहा था, तब कहा कि हम आंदोलन को ऊपर ले जाएंगे और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। फिर भी फोकस इस्तीफे पे ही है। लेकिन वही अभिजीत दिपके आज जब सारे के सारे बच्चे सड़कों पर उतर के गिरफ्तारी दे रहे थे तो एक आगे जो जुलूस चलता है
सबसे आगे जो लीडरशिप चलती है, वो लीडरशिप कहाँ थी? क्या उन्होंने गिरफ्तारी दी? जो भी आंदोलन होते हैं, छोटे बड़े नेता गिरफ्तार होते हैं, उनको संसद मार्ग थाने में रखा जाता है। आपके पास तस्वीरें आती हैं, डिम्पल यादव सड़क पर संघर्ष कर रही हैं, आम आदमी पार्टी वाले संघर्ष कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से लेकर आतिशी तक सब लोग बैरिकेड लांघ रहे हैं। और जो इस पूरे के पूरे आंदोलन को लीड करने का दावा करने वाली पार्टी है, उसके नेता का पता ही नहीं है। वो आदमी, सुबह खबरें आती हैं कि उनको हिरासत में लिया गया, शाम तक वो खुद ही बयान करता है नहीं नहीं हमको नहीं हिरासत में लिया गया है। तो ये एक शर्म नहीं आती? 17 साल का बच्चा सड़क पे पिट रहा है, लड़कियां छोटी छोटी सी सड़क पे पिट रही हैं, फूल सी बच्चियां, उनको देख के आपको लगेगा कि यार बताओ, और आप जो है आराम से बैठे हो। क्या ये लोग इस पूरी क्रांति को लीड करने योग्य हैं? ये प्रश्न बड़ा है। एक गुस्सा इस देश में है युवा में, उसको पूरा बयान करने का मौका चाहिए। चाहे राहुल गांधी का देहरादून में कार्यक्रम हो, हजारों लोग पहुंच जाते हैं। कोई भी नेता अगर नौजवानों की हक की आवाज उठा रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। गुस्सा है, अंदर बारूद भड़क रहा है, लेकिन उस बारूद को लीडरशिप कैसी मिल रही है? लीडरशिप ऐसी मिल रही है कि दो अनाम से नेता कॉकरोच जनता पार्टी के, जब इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है तो जेपी नड्डा के पास जाके मुलाकात कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का जाके जाना और ज्ञापन सौंपना, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। तब जब आप सड़कों पर उतरे हुए हो, आप संसद की तरफ मार्च कर रहे हो, आपके दो नेता जाके एक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता के पास ज्ञापन दे रहे हैं जिस नेता की इस पूरे मामले में कोई हैसियत नहीं है। ना तो जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष हैं, ना वो अभिजीत दिवके को हटा सकते हैं, ना जेपी नड्डा जो है वो किसी भी तरीके से कोई बदलाव ला सकते हैं शिक्षा व्यवस्था में। वो तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी कम हैसियत रखते हैं इस पूरे सेटअप में अगर बात करें तो। अब आप अगर जेपी नड्डा के पास गए हो कि साहब सोनम वांगचुक को ताकत का इंजेक्शन भी लगवा देना, तो बात अलग है। वरना इस समय भारतीय जनता पार्टी की गोद में पूरे आंदोलन के बैठ जाने का मतलब समझ में नहीं आता है। पूरे आंदोलन की एक टाइमिंग दिखाई दे रही है जो मैं शुरू से उठा रहा हूं। इस सत्र में जब एक बेहद विवादास्पद बिल आने वाला है, देश में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाने वाला है, अमित शाह बिल रखेंगे, देश भर में लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत जाके वंदे मातरम का गायन करने के लिए मजबूर किया जाना है, ऐसी खबरें हैं। बिल मैंने नहीं पढ़ा है। उस समय ये पूरे आंदोलन में आपने नौजवानों को लगाया, नौजवानों की आवाज़ उठी, सरकार ने उनकी ताकत पहचानी, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब ने पहचानी। और इन नेताओं की ताकत भी पता लग गई, उसको अलग छोड़ दीजिए। परंतु वो बिल छिप गया। ये आंदोलन होता है, मोदी जी का ख्याल रखा जाता है, मोदी जी पे हमले नहीं होते हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान को मान लिया गया है, बस उसके ऊपर हमला हो रहा है, सब हो रहा है, और बाकी सारा काम चल रहा है। इतने दिन तक आंदोलन है। आंदोलन के रैली होने वाली है, उसके ठीक 2 दिन पहले सोनम वांगचुक अस्पताल। भाई एक बात बताइए, ये 4 दिन पहले क्यों नहीं, ये 6 दिन पहले क्यों नहीं? क्योंकि सरकार अगर 6 दिन पहले इस आंदोलन को ख़त्म कर देती तो 6 दिन सरकार को बाकी विषयों पे बातचीत होती, जिसका जवाब देना पड़ता। मैंने पूरा वीडियो बनाया था कौन कौन से बिल आने वाले हैं, किस तरह NGOs को तबाह करने की तैयारी हो रही है, कैसे देश भर में जो मिशनरीज हैं ख़ासतौर पर उनकी संपत्ति को जब्त करने का एक ग्राउंड बनाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस बिल में आने वाली हैं। परिसीमन का बिल आने वाला है इस देश में, जिसमें सारा जो अभी तक की आलोचना है उसके हिसाब से उत्तर भारत के हिंदी भाषी जो राज्य हैं, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले इस देश के लोग, सीधी सी बात, ज़्यादा सीटें संसद में पाएंगे। और जिन लोगों ने परिवार नियोजन का पालन किया, आपकी बात मानी, सरकार की बात मानी, उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। और निश्चित तौर पर जब उनका प्रतिनिधित्व कम होगा तो नीतियां भी उनके लिए नहीं बनेंगी। अब आते हैं सरकार पे। इस सरकार ने किसी भी तानाशाह सरकार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, किसी भी। आप मुझे एक बात बताइए,
जब भी कोई आंदोलन, भले ही अनशन हो रहा था, मैं उस अनशन में नेताओं से, विचारों से सहमत नहीं हूं, पर एक अनशन तो हो रहा था ना। वो लोग भूखे प्यासे बैठे हुए थे ना। क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि ऐसे विरोध के तरीकों को सम्मान दे जो हिंसक नहीं है, जो आपकी अपनी सरकार की व्यवस्था का पालन करते हुए हो रहे हैं? वो सड़कों पे तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। आज भी इतना बड़ा एक नेतृत्वहीन समूह था, एक समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि नेता तो गायब थे। कोई बैठा हुआ था जाके वहाँ पे जेपी नड्डा के पास में, कोई सुबह से ही गायब है, कोई अस्पताल में सो रहा है। तो वहाँ लीड करने के लिए कौन था? और उस नेतृत्व की आज की तारीख में अगर मान लीजिए इस भीड़ ने अपना अनुशासन नहीं रखा होता, जो पुलिस वाले कर रहे थे पत्थर वत्थर फेंकने वाला कार्यक्रम अगर वो कर दिया होता या कुछ और किया होता, तो क्या होता? तो सरकार इस अराजकता को बढ़ावा क्यों देना चाहती थी? क्या इस देश की सरकार को गांधीवादी तरीके और विरोध के दूसरे तरीके, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, उसको सम्मान नहीं देना चाहिए? एक आदमी ये कह रहा है मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप मेरी बात सुनो, तो आप सुनो भाई, कम से कम उससे बातचीत करो। भाई एक अन्ना आंदोलन के टाइम पे मैंने पहले भी आपको बताया था, 3 मंत्री थे, मनीष तिवारी थे, उनको लगा दिया गया था। वो लगातार अन्ना के संपर्क में थे, उनकी बातें सुनते थे, सरकार की बातें रखते थे, भाई ये मान पाएंगे, ये नहीं मान पाएंगे। लेकिन ये सरकार तो जो है एकदम, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। उसके बाद उठा के ऐसा लग रहा था कि सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है कि सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है। तो आप अगर ये विरोध को सम्मान नहीं देंगे, असहमति को सम्मान नहीं देंगे, तो आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। किसान आंदोलन याद कीजिए, पंजाब से किसान चला, देश के कोने कोने से किसान चला। आपने कहा हम दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, दिल्ली की सीमा पे किसान बैठा रहा। जब दूसरे दौर की बातचीत हुई तो दिल्ली छोड़ो, दिल्ली के बगल का राज्य हरियाणा ने हरियाणा की सीमा के पार रोक दिया उनको, और वहाँ पर बोरियों में बंद कर करके पीटा गया, ऐसे बयान आए थे। तो आप दिल्ली की सीमा पर उनको बिठा दिया, वो बेचारे वहाँ जमे हुए बैठे रहे, महीनों बैठे रहे, कई मारे गए, सरकार ने उनको इज्जत दी नहीं दी। जब एक अनरूली बिहेवियर होता है, एक ऐसा व्यवहार होता है जो नहीं होना चाहिए, दीप संधू का उसमें नाम आया था। कुछ नौजवान कोऑर्डिनेटेड तरीके से ट्रैक्टर लेके और सारी पुलिस की सुरक्षा तोड़ते हुए लाल किले पहुंच जाते हैं, खालिस्तान का झंडा फहरा, तो उसके बाद में व्यवस्था बदल जाती है, सरकार का नजरिया बदल जाता है। तो क्यों ऐसा करना चाहिए? क्या लोकतंत्र में एक बार आपने वोट ले लिया तो देश आपका हो गया, बाकी लोगों का कोई रोल नहीं रह गया? लोकतंत्र तो एक सतत और जीवंत प्रक्रिया है जो पूरा 365 दिन चलती है। आप वोट जीत के आ जाते हैं, उसके बाद एकदम नई भूमिका में आप पूरे देश के गार्जियन बन जाते हैं। किसी एक पार्टी के नहीं रहते, किसी एक दल के नहीं रहते, किसी एक समूह के नहीं रहते, किसी एक धर्म के भी नहीं रहते। और उसके बाद में जनता और विपक्ष सब लोग की भूमिका प्रेशर ग्रुप की हो जाती है, अलग अलग विषयों पे सरकार पे दबाव बनाना, और उसके ज़रिए सरकार को दिशा मिलती है कि अच्छा किसान ये चाह रहा है, मजदूर ये चाह रहा है, बच्चे ये चाह रहे हैं, तो मैं जो पॉलिसी बनाऊं उसमें इस देश के इन सब लोगों की चीज़ों को लेके चलूं। जब वो नाराज़ होते हैं, सड़कों पर बैठते हैं, तो सरकार कहती है नहीं बताओ आपको क्या करना चाहते हो, देखो भाई इतना तो नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, करके पॉलिसी बनाने के लिए नेगोशिएशन करते हैं। क्योंकि देश सबका है, सबके लिए देश चलाने गई है सरकार, अपना एजेंडा थोपने के लिए थोड़ी गई है। लेकिन पूरे लोकतंत्र के बेसिक मतलब बदल गए हैं, और ये इतनी खतरनाक स्थिति इस वक्त है। आप जनजीय आंदोलन, नेपाल सेपाल सारी बातें करते हैं, पर आप देखिए स्वतः स्फूर्त ढंग से देश में जहाँ पे बच्चों को मिला इकट्ठे होकर पहुँच गए। आरएसएस मुख्यालय पे क्या मतलब था करने का, लेकिन पहुँचे लोग। तो ऐसे में कुछ चीज़ें बड़ी साफ हैं। सरकार का रवैया तानाशाही वाला है, इसमें कोई शक नहीं। ये आंदोलन बहुत भयंकर गुस्सा है, पर इस आंदोलन को अभी तक लीडरशिप नहीं मिली है। अगर कहीं से कोई एक नेता या इन पूरे इस कॉकरोच आंदोलन से, अगर वो कॉकरोच पार्टी से डिसअपॉइंट होते हैं और किसी पार्टी के साथ चले जाते हैं, तो यही आंदोलन खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि इनके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं है, उनके पास तो है ना, वो ऑर्गेनाइज कर लेंगे, मोबिलाइज कर लेंगे।
वामपंथियों ने काफ़ी हद तक इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज और मोबिलाइज करने में मदद की। उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया इस आंदोलन का। उनके आयशा की नेता एक वहाँ पे अनशन कर रही थी। उनके लोग हर वक्त खड़े रहे और ये हमेशा जो नौजवानों की आवाज़ को वो स्वर देने वाले लोग हैं। अब ये लगता है मुझे कि ये जो उबाल है, गुस्सा है, सरकार के हठी होने के कारण ये गुस्सा सरकार ने जो इग्नोर कर दिया है, ये अब रिबाउंड करेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के इस लीडरशिप के रोल के बाद में हो सकता है कुछ लोग इस आंदोलन में जो जनता के लोग हैं उसका विश्वास अर्जित करने में कामयाब हो जाएं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि अगर कोई दिशाहीन इस तरह का नेतृत्व आ जाए जैसा नेपाल में आया और ऊटपटांग फैसले लेने लगे, तो देश के लिए खतरनाक होगा। बेहतर है कोई सुलझा हुआ, समझदार, ईमानदार नेता, पॉलिटिकल रोटियां पकाने वाला नहीं। सारी पार्टियां पहुंच गई थी आज प्रदर्शन में। ईमानदारी से कुछ करने वाला वो इसको नेतृत्व दे ताकि सरकार पर दबाव बने, इस सरकार को जाना पड़े। बैसाखी पे आ चुकी है सरकार लोगों के गुस्से के कारण, जो भी है। पर आज के आंदोलन में इस देश के नौजवानों ने एक उम्मीद जताई है। इस देश की सरकार की तानाशाही का नमूना भी हमने देख लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप, ये समझ लीजिए कि उसने बवाल तो खड़ा कर दिया, लेकिन कहीं पे भी उसको नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं दिख रही थी, उनको दिशा देने की स्थिति में नहीं दिख रही थी। विपक्षी नेता सारे के सारे साथ में आ गए हैं, लेकिन वो आप जानते हैं पॉलिटिशियंस का सबका एक, अब जो भी ईमानदारी से इनको दिखेगा काम करता हुआ, वो इनका नेता बन जाएगा। और नेता बने ना बने, सरकार खुद ही नेतृत्व कर ले, मोदी जी खुद ही ये समझ ले कि इनकी ये समस्याएं, सख्त कदम उठाए, एक्शन ले ले, ये भी ठीक है। हमें देश बदलना है, पार्टी से क्या फ़र्क पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद।